आपका इनिशिएट जो होता है वो यहीं से होता है कि आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। यूएस में हमें I-20 फॉर्म मिलता है ओके। जिसकी बेसिस पे हम सारा अपना प्रोसेस वीज़ा का जो है प्रोसेस करते हैं। एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है फाइनेंसेस के बारे में, लाइक बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, हमने ब्लॉक अकाउंट रखवाना है या जीटी जीएसटी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चंस लेके आते हैं उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये होता है कि यूएसए का प्रोसीजर क्या है, लाइक कि हमें एप्लीकेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीड कैसे होती है, अप्लाई कैसे करना चाहिए, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा कोई सबसे पहले जब स्टूडेंट यूएसए के बारे में सोच रहा होता है, जब उसका बजट सेट हो जाता है, जब उसका एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाती है और उसके ऑप्शन उस कोर्स सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद सबसे मेन प्रोसीजर होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कवर करना। तो सबसे पहला काम यही होता है, स्टूडेंट जब भी हमारे पास आते हैं हम उनको पहली बात यही बोलते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, क्योंकि यूएस के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिल सके। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को हम लोग यही बताते हैं कि यूएस का प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट है, आपको मतलब विद इन डेज जो है वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। लेकिन इशू क्या होता है, जब उसका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं प्रोवाइड कर बिल्कुल। सकती, तो फिर आपको डिले का सामना करना पड़ता है। तो आपका इनिशिएट जो होता है वो यहीं से होता है कि आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने एजेंट को टाइम से प्रोवाइड करें ताकि वो आपका टाइमली एप्लीकेशन प्रोसीड कर सके। अब एप्लीकेशन जब प्रोसीड कर रहे होते हैं, इसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप जो है वो हमें पता चलेगा कि हम कब प्रोसेस स्टार्ट जी। करें या क्या डेट्स हैं, क्या इनटेक्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो बेसिकली यूएसए की 3 इनटेक्स हैं। आपके पास समर भी है, आपके पास स्प्रिंग भी है, आपके पास फॉल भी है। तो एक साल में आपको 3 जो है वो इनटेक्स मिल रही हैं। अब इनका हर एक का ड्यूरेशन कैसे स्टार्ट होगा, आपको कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी स्प्रिंग इनटेक अभी करंटली जो है वो उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो स्प्रिंग की क्लासेस स्टार्ट होनी है जनवरी में या फेब में स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन ले रही है तो फेब तक चली जाती है। तो आपको क्लास स्टार्ट से 2 मंथ पहले जो है वो वीज़ा फाइल करना होता है। जस्ट इन केस अगर आपको कोई रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है या आप री अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास टाइम ड्यूरेशन हो। इसके साथ साथ हमें स्लॉट्स का बड़ा मसला आता है, अपॉइंटमेंट्स जो मिलती हैं हमारे पास वीज़ा की अपॉइंटमेंट की, जब हम यूएस एम्बेसी में जाते हैं तो उसकी स्लॉट्स का हमें बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। तो आपके ख्याल से लाइक स्टूडेंट को कौन से इनटेक को प्रेफर करना चाहिए, कोई प्रेफरेबल इनटेक होती है जिसमें उनको एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो या उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा। मेजर इनटेक स्प्रिंग एंड फॉल ही होती हैं। ओके। अंडर ग्रेजुएट को समर में भी बहुत सारे ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट को स्प्रिंग और फॉल इनटेक में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। ओके। और लाइक स्टूडेंट्स का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि यूके के लिए या किसी और कंट्री के लिए एक लेटर मिलता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स वीज़ा फाइल करते हैं। तो यूएसए में भी कोई ऐसा फॉर्म है जिसकी बेस पे स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हैं या उनके ऑफर लेटर पे ही सब सारा प्रोसीजर हो जाता है? अच्छा नहीं, यूएस में हमें I-20 फॉर्म मिलता है ओके। जिसकी बेसिस पे हम सारा अपना प्रोसेस वीज़ा का जो है प्रोसेस करते हैं। I-20 फॉर्म आपका एक्सेप्टेंस लेटर ही होता है, ठीक है। इसको F1 फॉर्म भी जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मतलब आपके पास F1 फॉर्म हो उसको भी हम लोग I-20 ही बोलते हैं। ओके। तो आप वो फॉर्म लेके आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो ना हो तो आपकी वीज़ा फाइल इनकम्प्लीट होती है, तो वो ज़रूरी चाहिए। अब नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन भी है कि लाइक कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत हाई होता है, यूएसए भी उन कंट्रीज में फॉल करती है या थोड़ा सा लीनियंट है इनका क्राइटेरिया? अच्छा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बहुत दफ़ा वैसे बता चुके हैं अपनी वीडियोस में, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर एक जनरल सा क्राइटेरिया बता देती हूँ। बेसिकली अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है तो उसके पास मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए। मोस्टली ओके। यूनिवर्सिटी इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है अंडर ग्रेजुएट की, इन इंटर और ओ लेवल्स किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनके ग्रेड्स, लाइक ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके कम से कम 5C तो होने चाहिए। 5 ओके। सब्जेक्ट्स में C ग्रेड तो होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए अगर वो डायरेक्ट बैचलर्स में जाना चाहते हैं। और अंडर ग्रेजुएट इंटरमीडिएट करके आए हैं कोई, फॉर एग्जांपल एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 50 to 60% मार्क्स उनके
फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों को मिला के बनने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ यही रिक्वायर करती हैं कि आपके पास 3.0 CGPA होना चाहिए। ओके। उसकी बेसिस पे आपका डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन होता है। और इनके इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या है? कोई स्पेसिफिक टेस्ट देना पड़ता है या आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को भी वो कंसीडर कर लेती हैं यूनिवर्सिटीज? अच्छा नहीं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में मोस्ट स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझते हैं कि MOI जी लेटर के बेस पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उनको लास्ट इंस्टीट्यूट से मिलता है, इनमें अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट तो फॉलो नहीं करते। मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अदर कंट्रीज़ में ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट USA में अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमें कोई ना कोई वैलिड टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। वो IELTS हो सकता है, PT हो सकता है, TOEFL, Duolingo। इसके अलावा ITAP टेस्ट है जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। तो आप इन टेस्ट में से कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि लाइक हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? अच्छा, स्टूडेंट जो भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट US जा रहा है फॉर स्टडीज़, तो सबसे पहले उनको ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं। जी। ठीक है, और वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट को मोस्टली फर्स्ट ईयर पे अलाउ नहीं होता काम करना, लेकिन वो ऑन कैंपस काम कर सकते हैं। और इन सेकेंड ईयर वो काम कर सकते हैं, ऑफ कैंपस भी काम कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट को कोई मसला नहीं होता, वो वीक में जो है वो 20 to 30 आवर्स पर वीक अलाउ है उनका कि काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है आफ्टर स्टडी 1 से 2 साल का। ओके। अब पोस्ट स्टडी वर्क में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाती है, 1 से 2 साल का क्यों, 2 ही साल का क्यों नहीं मिलता सबको, या 1 साल का क्यों किसी को मिलता है। तो इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं, स्टेम कोर्सेज को अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूँ, लाइक जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उस कैटेगरी को स्टेम कोर्सेज कहते हैं। तो स्टेम कोर्सेज वालों को 2 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो अलाउ करता है। एंड उसके बाद जो दूसरे अदर सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे आर्ट एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट्स होते हैं, लिबरल आर्ट्स के होते हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, कम्युनिकेशंस के होते हैं, तो उन सबको जो है वो 1 या उससे ज़्यादा थोड़ा सा ड्यूरेशन का पोस्ट स्टडी वर्क अलाउ। यूएसए के लिए कोई मेडिकल या कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट जैसे टीबी टेस्ट होता है या फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, यूएसए के लिए स्टूडेंट्स को मेडिकल के रिगार्डिंग कौन सा टेस्ट प्रेफर होता है? बिल्कुल, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इम्यूनाइजेशन फॉर्म फिल करवाती हैं। ओके। इसके अलावा कोई भी आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट या कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जब कोविड के डेज चल रहे थे तो वो कोरोना का एक सर्टिफिकेट आपके पास कि कोविड वैक्सीनेशन हुई हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए आपके लिए वो सर्टिफिकेशन मांगते थे। अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्विस फी और DS 160 फॉर्म के बारे में भी बताएं कि ये किस पर्पस के लिए होते हैं? अच्छा, जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। जी बिल्कुल। किसी भी कंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डिफरेंट नेम से हम लोग जानते हैं। DS 160 फॉर्म इज़ लाइक अ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द US। आपको ये फॉर्म फिल करना होता है और ये काफ़ी लेंथी फॉर्म है। एक तो इसको बड़ा डिटेल से आपको फिल करना होता है, और उसके बाद में इसकी जब आप फिल आउट कर लेते हैं, सबमिट करा देते हैं एप्लीकेशन, तो आपको इसकी कंफर्मेशन जो है वो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम साथ में लेके जानी होती है, प्रिंट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में। इसके अलावा अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस बेसिकली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फ़ीस है। सर्विस इटसेल्फ आप समझ लें कि जो US डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इसके पास सारी स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन और विजिटर इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके पास रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट की ट्रैवलिंग का और उसके जो वीज़ा की ड्यूरेशन है इन सिंपल वर्ड्स। और ये फ़ीस चार्ज करते हैं $350, और इसकी रिसिट हमें साथ में एम्बेसी में लेके जानी होती है। एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है फाइनेंसेस के बारे में, लाइक बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, हमने ब्लॉक अकाउंट रखवाना है या GT GST कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, तो इसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें तो सिंपली यूनिवर्सिटी को जो बैंक स्टेटमेंट हमने शो करानी होती है वही मैटर करती है। ओके। बेसिकली स्टूडेंट को पहले साल के लिविंग एक्सपेंस और उसकी फ़ीस की पूरी अमाउंट शो करानी होती है, और लिक्विड कैश की सूरत में उसके बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को प्रोवाइड करनी होती है। उसमें कई दफ़ा ये होता है स्टूडेंट कुछ इनिशियल डिपॉजिट वगैरह पे कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, तो वो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो भी आपको साथ ही शो कराने होते हैं। तो ये वाली चीज़ें चाहिए। और उसके बाद अगर स्टूडेंट अपने जो है वो सेल्फ फंडिंग शो करा रहा है, अपने अकाउंट की स्टेटमेंट शो करा रहा है, तो उसको पूरे ड्यूरेशन की, मतलब अगर 4 साल की डिग्री है तो 4 साल की एक्सपेंसेस उसको फंड्स शो कराने अपने अकाउंट में।
पेरेंट्स के हैं तो फर्स्ट ईयर के रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है कि पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो वर्बली भी दे सकते हैं, आपसे वर्बली भी पूछ सकते हैं, उसके बाद आपसे प्रूफ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एम्बेसी डिमांड करेगी। ओके, यूनिवर्सिटी की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लॉक अकाउंट की बात करें तो एज सच यूनिवर्सिटी या एम्बेसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगती, ठीक है, और ना स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा देर के लिए फंड्स अपने अकाउंट में रखने होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शनल अकाउंट होगा जितनी देर से, वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा बेनिफिट जो है वो साबित होगा। ओके। एक स्टूडेंट का हमसे ये भी क्वेश्चन होता है कि लाइक गैप एक्सेप्टेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका 2018 में मास्टर्स होता है, बैचलर्स होता है, तो हमें यूएसए के लिए कितना गैप चाहिए होता है कि जितना यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं इजीली? एजुकेशनल गैप के बारे में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट अलग है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट 1 से 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और अगर कोई इसका रीज़न है या जस्टिफिकेशन बनती है, कुछ स्टूडेंट्स को हेल्थ इशू होते हैं या कोई किसी का पर्सनल रीज़न है, वो फिर प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, लेकिन अदरवाइज 1 से 2 साल का गैप स्टडी गैप के अलावा है। ओके, और पोस्ट ग्रेजुएट को 3 से 4 साल की थोड़ी सी छूट इसलिए मिल जाती है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस लेने के लिए या इंटर्नशिप के लिए उनके फील्ड के रिगार्डिंग जो है ना वो थोड़ा सा स्टडी स्टे लेते हैं, गैप लेते हैं, तो वो उनको अलाउ करते हैं। ओके। एंड हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स हमसे यूनिवर्सिटी फ़ी का पूछते हैं कि लाइक यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी होती है, सब यूनिवर्सिटीज़ की होती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब स्टूडेंट जब भी सोच रहे होते हैं कि हम स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो जी। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हमारा बजट कितना आएगा, हमें कहाँ-कहाँ पैसे लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन मैं यहाँ पे बताती हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस सबसे पहले तो सभी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड नहीं करती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इसके ऊपर जो है वो तो वेव ऑफ कर देती हैं, या फिर नहीं डिमांड करती, या फिर डिस्काउंट ऑफ़र कर देती हैं। होती भी है तो $100 to $200 से ज़्यादा नहीं होती। ओके, हम यूनिवर्सिटी फ़ीस की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीसेस आपकी एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटीज़ की नॉर्मली जो है वो $15,000 से स्टार्ट होती हैं, ऑनवर्ड जाती हैं। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करते हैं। लाइक आपको 20%, 30%, 40% फ़ीस जो है वो आपको स्कॉलरशिप अलॉट हो रही है। ओके, इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सर्विस फ़ी पे करनी होती है $350, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है $160। ये कुछ एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन है जो स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना होता है। ओके। थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे यूएसए के रिगार्डिंग। ऐसी मोर वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड।